नमस्कार, मैं प्रबल प्रताप शाही। आप देख रहे हैं माई टेक विद प्रबल प्रताप शाही। आज मैं दो विषयों पर बात करूंगा। पहला विषय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में ये निर्णय दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव होने वाले, वहां ओबीसी का आरक्षण खत्म करके सामान्य सीट समझ लिया जाए और सामान्य के तौर पर वहां पे चुनाव कराया जाए। पहले इस विषय पर बात करते हैं। यह घटना, वैसे तो इसको कहा जाए यह तो एक कोर्ट का निर्णय है, लेकिन ये कोर्ट के निर्णय के अलावा भी अगर हम इसको देखें तो ये आरएसएस की जो विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उसको ये प्रदर्शित करता है। कोर्ट में जब सरकार को अपनी बात रखनी थी मजबूती से, तो सरकार ने अपनी बात नहीं रखी और कोर्ट के आजकल जो निर्णय आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, महिलाओं के, मजदूरों के, किसानों के खिलाफ ही आ रहे हैं। जैसा सरकार चाहती है वैसे ही निर्णय कोर्ट सुना रहे। तो मैं आपको ले चलूंगा, संघ के सरसंचालक थे गुरु गोरवलकर साहब। अब गुरु गोरवलकर साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया है, अंग्रेजों के समय वो किताब लिखी थी उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा था कि वह अंग्रेजों की सत्ता मंजूर कर सकते हैं, लेकिन वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला की सत्ता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो यह जो निर्णय है यह यही प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है, वह चेहरा जो है वो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, महिला विरोधी है। अब ये देखिए, ये वही पिछड़ा समाज है जिसने भर भर के वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, चाहे उत्तर प्रदेश के वर्तमान की सरकार जो चल रही है विधानसभा में उसको, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है 2019 में, 2014 में जो आई उसको। और ये पहली घटना नहीं है, ऐसा ही निर्णय कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश में भी दिलवाया गया था निकाय चुनाव के संबंध में, कि वहां भी पिछड़ों वाली जो आरक्षण वाली सीटें थी उसको समाप्त करके जनरल बना दिया गया। अब ये समझने की जरूरत है प्रदेश भर के पिछड़ों को, देश भर के पिछड़ों को, कि अभी तो निकाय चुनाव के आरक्षण को रद्द किया है। आने वाले समय में इसी तरह का कोई जजमेंट नौकरी के लिए भी आ जाएगा कि नौकरी में भी आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। और अभी तो पिछड़ों की बारी आई है, अगली बारी जो है वो दलितों की हो, आदिवासियों की होगी, क्योंकि यह सरकार चाहती नहीं है कि इस देश का दलित, देश का पिछड़ा, देश का आदिवासी, देश का अल्पसंख्यक मुख्य धारा में आए और वो सत्ता में भागीदारी करे। तो ये जितने भी प्रपंच हैं वह प्रपंच वही है जो गुरु गोवलकर ने अपनी किताब में लिखा था। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पॉलिटिकल आउटफिट है, यह पॉलिटिकल विंग है, और ये आरएसएस की विचारधारा को अक्षरांश लागू करने के लिए सत्ता में आई। तो मैं ये कुछ सवाल इस देश के पिछड़ों के सामने और दलितों के सामने, अल्पसंख्यकों के सामने और आदिवासियों के सामने छोड़ता हूं कि आपने जिनको वोट किया वह आज आपके साथ क्या कर रहे हैं। और इस
इस जजमेंट के बाद, और स्वाभाविक है कि चुनाव तो होगा नहीं जल्दी, पिछड़ा आयोग गठित नहीं हुआ था, पिछड़ा आयोग गठित किया जाएगा या घोषणा होगी और फिर वह सर्वे कराएगा, परसीमन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बाद चुनाव होगा। तो चुनाव जो है 5-6 महीने टल जाएगा। इसके माध्यम से सरकार जो है वह निकायों पर, निगमों पर अपना कब्जा रखेगी और अफसरशाही की मदद से वो सत्ता चलाएगी। अफसरशाही क्या, वहां के जो भाजपा के जिलाध्यक्ष होंगे, जो भाजपा के दमदार नेता होंगे, उनका इंटरफेरेंस होगा और 5-6 महीने, साल भर जो भी चुनाव टलेगा, उस दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सत्ता में काबिज रहेंगे। अफसरशाही के माध्यम से बड़े पैमाने पर लूट की जाएगी, जो भी होगा वो तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन यह वानगी है देश के अंदर तानाशाही फैलाने की पहली वानगी। और आपको याद होगा कि जब 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया था, मंडल कमीशन के द्वारा लागू किया गया था 1989-90 के दौरान, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मंडल के खिलाफ कमंडल की रणनीति अपनाई थी और लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर सोमनाथ से निकल गए थे अयोध्या के लिए, और कितनी हिंसा हुई थी ये सबको पता है। तो यह लोग कभी भी ओबीसी समाज, पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को कभी भी हितकारी ये नहीं, हितैषी नहीं। इस बात को, इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को अपने दिमाग में, मजदूरों को, किसानों मजदूरों को अपने दिमाग में गांठ बांध के रख दे। अब साहब दूसरी एक घटना, दूसरी घटना यह है कि भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बयान दिया है कर्नाटका में कि अपने घर में तेज धार वाला चाकू रख लो, और यह मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उनका इशारा है। तो इस पर भी बहस हो रही है। तो इस देश के पहले आतंकवादी, आजाद भारत का पहला आतंकवादी जिसने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, नाथूराम गोडसे की अनुयायी, की समर्थक, की प्रशंसक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है। ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने स्वयं बोला। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो गोडसेवादी है, वह चाकू, बम, गोली, AK-47, रॉकेट लॉन्चर, टैंक, इस बारूद, इसकी ही बात वो करेगी और डर का माहौल पैदा करेगी, और इस डर के माहौल से नफरत फैलेगी और देश में, प्रदेश में पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा। वो तो एक एंगल है। दूसरा एंगल है कि जब व्यक्ति डर में रहता है तो वह सर्च करता है कि ऐसा क्या चीज अपने पास रखे कि वो सुरक्षित हो। तो सबसे साधारण चीज है चाकू। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या किसी चाकू बनाने वाली कंपनी से करार किया है? क्या पैसा लिया है? और पैसा लेकर, ऐसा बयान देकर समाज में चाकू रखने की प्रथा को बढ़ाने का काम कर रही हैं। जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है या जब भी कोई हिंसा की घटना होती है, तो तमाम वह कंपनियां जो हथियार बेचती हैं, उनके हथियारों का मार्केट बढ़ जाता है, या सेफ्टी सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं, उनके प्रोडक्ट्स की मार्केट बढ़ जाती है। जैसा देखा गया था 26/11 के बाद में भारत के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स प्रोडक्ट्स की जो कंपनियां थी, उनका मार्केट शेयर एकाएक बढ़ गया।
और कई हॉलीवुड की फिल्में भी आप देखेंगे, कई लोगों की किताबें भी हैं किस तरीके से कॉरपोरेट जो है आतंकवादी संगठनों को की भी मदद लेता है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने की। तो पहले तो इस चीज की भी जांच हो कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किस चाकू की कंपनी से पैसा लिया। जो हमारी जानकारी में आया है कि एक चाकू बनाने की कंपनी वह चाकू भारत के अंदर ऑनलाइन ट्रेड कर रही है जो भारत में बैन है और उसके ऊपर बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई। क्या ऐसे लोग का संबंध भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों सांसदों के साथ हो चुका है जो गाहे बगाहे डर और नफरत का माहौल देश के अंदर फैला रहे हैं, जिससे देश के अंदर इस तरह का कल्चर पैदा हो। जैसे अमेरिका के अंदर गन कल्चर है, उसी तरह भारत के अंदर क्या चाकू कल्चर को पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन मल्टीनेशनल कंपनियों और इन चाकू बनाने वाली कंपनियों के साथ क्या समझौता है कर रहा है। तो ये सब बातों को भी आपको सोचना और समझना होगा। वैसे तो मैं कुछ भी कह लूंगा, उस पर कोई जांच तो होनी नहीं है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कुछ नहीं होगा, न उन पर एफआईआर दर्ज होगी, न उन पर कोर्ट को सुओ मोटो लेगा। चाहे हम और आपका बयान अगर हो जाए तो उस पर सुओ मोटो भी कोर्ट ले लेगा, उस पर हमें जेल भेज देंगे, फांसी की सजा भी दे देंगे, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री कहते मैंने दिल से माफ नहीं किया। अरे प्रधानमंत्री, किसको धोखा देते हो आप? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? जिसको आप माफ नहीं करोगे उसको टिकट नहीं देते आप। अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं कि जिससे आप नफरत करते हो उनको तो आप हाशिए पर रख देते हो। कि इसका अर्थ है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो भी बयान दिया जा रहा है यह प्रधानमंत्री के जानकारी में दिया जा रहा है। अब आप नहीं बच सकते कि आप यह कह दोगे कि ये अराजकतावादी हैं, ये लंपट लोग हैं, हमारा इस पार्टी से कोई मतलब नहीं है, इनके बयान से कोई मतलब। ये बयान बाकायदा एक भाजपा का सांसद दे रहा है जो भोपाल को रिप्रेजेंट करता संसद के अंदर। अब समाज को सोचना होगा, देश को सोचना होगा कि इस देश के अंदर जो नफरत का बीज बो दिया है इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने, उससे निपटारा कैसे मिले। नहीं तो भारत के अंदर विकास नहीं होगा, विनाश ही होगा। हम विनाश की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों, आज मुझे बस इतना ही कहना था। आप सबको आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।